हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच इवेंट डज और डज नॉट हैपन। मतलब वो सारा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करेगा किसी दूसरे चीज़ पे, तीसरे चीज़ पे, उस इवेंट का होना और नहीं होना पे, उस चीज़ को हम बोलेंगे कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोलैटरल इवेंट पे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, उस चीज़ को हम बोलेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 31 to 36। ठीक, डेफिनेशन से बात करते हैं। डेफिनेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 31 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। According to Section 31 of Indian Contract Act 1872, Contingent Contract Act defines it is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Friends, ये collateral जो है ना, ये secondary object है। मतलब ये depend करेगा किसी secondary things पे, उसका होना और नहीं होना पे। वो event हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और अपना जो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट से बात करता हूँ। मान के चलो कपिल शर्मा शो, ठीक है, कपिल शर्मा शो में मिस्टर कपिल ने क्या किया, अपने पूरे ही सेट का इंश्योरेंस करा के रखा है। तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसका मेन फोकस क्या होता है? जब वो किसी भी चीज़ का नुकसान होता है तब उसका पेमेंट करता है, मतलब इंश्योर करता है। किसको? इंश्योरर को। मतलब देखो, कपिल शर्मा शो में आग लगेगा, अगर फायर ब्रोक आउट इन कपिल शर्मा शो, इट इज़ एन इवेंट, मतलब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब वो किस पे डिपेंड करता है? आग लगने पे। अगर आग लगेगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा क्लेम करेगा। ठीक है, और अगर आग नहीं लगता है तो इंश्योरेंस कंपनी कपिल शर्मा शो को पैसा नहीं देगा। ठीक है, ये है बात करता है एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का बेस्ट एग्जांपल अपना इंश्योरेंस और गारंटी वाला। देखिए, गारंटी कैसे समझते हैं? मान के चलो एग्जांपल में लेता हूँ मैं। जैसे कि एक मैं इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उसको बैंक से लोन लेना होता है। ठीक है, तो वो लोन लेने के लिए गया बैंक में 5 करोड़ रुपया। ठीक है, वो 5 करोड़ रुपया का लोन लेने गया, तो बैंक वाला बोला इतना ज़्यादा रकम मैं आपको कैसे दूँ, किस चीज़ पे, किस गारंटी पे दूँ जो आप पेमेंट कर दोगे? इसका क्या गारंटी है जो आप पेमेंट कर दोगे? ठीक है, वो जो बंदा था, मान के चलो लेट करते वो बंदा विनोद था। ठीक है, तो विनोद गया बैंक के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला 2 बजे के बाद, ब्रेक के बाद आया तो बोला मुझे 5 करोड़ का लोन चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला तेरे को मैं किस गारंटी पे दूँ 5 करोड़ का लोन जो तू पेमेंट कर देगा मेरे को? तो वो बोला मेरे चेहरे पे मत जा। विनोद ने बोला मेरे चेहरे पे मत जा, मेरा एक मामा है जो मुकेश अंबानी है ना, उसका मामा मुकेश अंबानी है। बैंक वाला खुश, मुकेश अंबानी है, तब तो कोई टेंशन नहीं है। तब विनोद को बैठाने लग गया, चाय पानी पूछने लग गया। तब विनोद को बोला ठीक है, हम तेरे को 5 करोड़ रुपया दे देगा, लेकिन मुकेश अंबानी से कंसेंट चाहिए कि वो तेरा गारंटर बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो उस केस में प्रिंसिपल डेटर विनोद हुआ और क्रेडिटर कौन हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अपना श्योरिटी कौन हुआ? मुकेश अंबानी। ठीक है, तो इस केस में अगर विनोद पैसा नहीं देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो उसका पेमेंट कौन करेगा? मुकेश अंबानी। ठीक है, तो नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड करता है ना, तो वो चीज़ मतलब नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, विनोद का पैसा नहीं देना, तो पैसा किससे लेंगे? मुकेश अंबानी से। वो चीज़ उस पर डिपेंड करता है। तो ये अपना बेस्ट एग्जाम्पल था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, जो कोलैटरल इवेंट्स पे डिपेंड करता है, अपना इंश्योरेंस और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो रूल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का बात करते हैं। ये अपना कवर है अंडर सेक्शन 32 to 36 में। ठीक है, पहला सेक्शन है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 32, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अंडर सेक्शन 33, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन अंडर सेक्शन 34, happening or non-happening of an specified within specified time under section 35, and impossible events is covered under section 36. ठीक है, तो पहला हैपनिंग ऑफ एन इवेंट से समझते हैं। देखिए दोस्तों, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट डिपेंड करेगा कोई भी चीज़ का इवेंट का होने से। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
जैसे कि अपने एग्जाम्पल में विनोद गया बैंक के पास, ठीक है, SBI के पास लोन फॉर शेक ऑफ 5 करोड़ रुपीज, ठीक है। विनोद गया बैंक के पास 5 करोड़ का लोन लेने के लिए, 5 करोड़ रुपीज। SBI ने बोला उसको मैं किस गारंटी पे तेरे को लोन दूँ। ये मैं गारंटी वाला बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट का केस का। तो इस केस में विनोद ने बोला मेरा एक शिप में स्टॉक आ रहा है, स्टॉक ऑफ गुड्स, अगर वो आ जाए तो मेरा स्टॉक ऑफ गुड्स है, उसमें बहुत सारा सामान है, आप उसको चेक कर लो, आप उसको देख लो, जो मैं अगर वो गुड्स है मेरे पास तो मैं केपेबल हूँ जो आपको 5 करोड़ रुपया भी दे सकूँ। तो SBI ने बोला ठीक है। तो SBI ने पूछा कब तक तेरा वो स्टॉक ऑफ गुड्स आएगा। तो वो बोला जो उसका शिप है ना, ये शिप है विनोद का, वो 1 ईयर में आ जाएगा, ठीक है, 1 साल के अंदर वो आ जाएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला जो ठीक है मैं तुझे लोन दे दूंगा, लेकिन इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या इम्पोज किया है, मतलब कोलैटरल, जो वो इवेंट का होना, मतलब वो सिर्फ 1 साल के पीरियड के अंदर आ जाता है। अगर एग्जाम्पल में सोचिए, अगर वो 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के अंदर वो शिप नहीं आया, या तो 1 साल के भीतर ही वो शिप डूब गया, तब तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, लोन नहीं ग्रांट करेगा, कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर 1 साल के पीरियड हो जाता है कवर, मतलब 1 साल खत्म हो जाता है, तब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको लोन ग्रांट नहीं करेगा। मतलब वो डिपेंड किस पे करता है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब वो शिप का सक्सेसफुली आना, है ना, विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। ये डिपेंड करता है SBI विनोद को लोन देगा 5 करोड़ रुपये, ठीक है। अब सेकंड अंडर सेक्शन 33 बात करता है नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। देखिए दोस्तों, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर इसी केस में विनोद ने क्या किया, विनोद बहुत चालाक इंसान, बड़ा बिजनेसमैन, वो क्या किया, विनोद ने अपने शिप का इंश्योरेंस करा के रखा। मतलब शिप में जो स्टॉक ऑफ गुड्स है ना, गुड्स, उसका इंश्योरेंस करा के रखा है। मैं एक ही एग्जांपल से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा। इंश्योरेंस करा के रखा है, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला अगर 1 साल के भीतर तेरा गुड्स नहीं आता है, अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब 1 साल के भीतर अगर तेरा गुड्स नहीं आएगा तो हम तेरे को इंश्योर करेगा, मतलब डैमेज क्लेम देगा। मतलब जितना का देख, ये 5 करोड़ का इंश्योरेंस भी करा के रखा है ना। मतलब अगर स्पेसिफाइड टाइम तक विनोद है चला, मतलब दोनों तरफ से उसको फायदा हो रहा है। अगर वो इवेंट नहीं होगा, मतलब 1 साल के भीतर शिप नहीं आता है, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगा। और अगर 1 साल के भीतर आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगा और उसको बैंक लोन ग्रांट कर देगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, बैंक का हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है ना, और इंश्योरेंस कंपनी उसको लोन, मतलब उसको क्लेम देगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे। वो इवेंट कब नहीं होगा, अगर वो हैपन हो जाता है तब उसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगा। और अगर बैंक वाले एग्जाम्पल में अगर नहीं होता है, मतलब 1 साल के भीतर ही वो डूब जाता है या किसी कारण नहीं आता है, तो उस केस में बैंक उसको लोन ग्रांट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात किया था हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। थर्ड एग्जाम्पल अपना फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। ये बहुत ही मस्त चीज़ है। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन कहने का मतलब है जो किसी भी, मतलब कंडक्ट, जो जिंदा इंसान है उसके कंडक्ट पे डिपेंड करेगा जो वो इवेंट होगा या नहीं होगा। जैसे कि मेरे एग्जांपल में बताता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 34। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उम्मीद करता हूँ आप देखते हो, बहुत ही अच्छा सीरियल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता, ये तारक भाई है, अंजलि मेहता के ATM के पति तारक मेहता ने जेठालाल को, मिस्टर जेठालाल चंपकलाल गड़ा को बोला, जेठालाल पहुंचा तारक मेहता के पास, जो मेरे को 1 करोड़ का लोन चाहिए, 1 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है। तारक मेहता ने बोला मैं तुझे लोन तो दूंगा, पर इसका एक कंडीशन है। कंडीशन ये है जो तुझे शादी करना पड़ेगा, मैरिज करना पड़ेगा बबीता जी से, बबीता जी से। तो मतलब जेठालाल को 1 करोड़ का लोन देगा तारक मेहता, वो किस पे डिपेंड करता है, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन पे ना, मतलब बबीता जी पे
बबीता जी पे उसका कंडक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर बबीता जी से वो मैरिज कर लेता है जेठालाल तो उसको लोन ग्रांट होगा, ठीक है। लेकिन अगर बबीता जी ऑलरेडी मैरिड है मिस्टर अय्यर से तो इवेंट हो ही नहीं सकता, है ना। अगर बबीता जी ऑलरेडी मैरिड है मिस्टर अय्यर से, मिस्टर सुब्रमण्यम अय्यर चश्मा वाला, ठीक है, मिस्टर अय्यर से ऑलरेडी पहले से ही मैरिड है, तो उस केस में वो वॉइड हो जाएगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तारक मेहता और जेठालाल के बीच में, क्योंकि बबीता ऑलरेडी मैरिड पहले से ही मिस्टर अय्यर से है। लेकिन अगर इस केस में ये भूल जाते एक बार के लिए जो अय्यर के साथ शादी हो चुका है, अगर सोचेंगे अय्यर के साथ शादी नहीं हुआ है और अगर जेठालाल बबीता को समझा लेता है जो मेरे तो तुम उनसे शादी कर ले, मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, कौन? बबीता जी, तो उस केस में तारक मेहता उसको दे देगा 1 करोड़ रुपये। तो उसकी चीज़ पे डिपेंड है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, सब चीज़ डिपेंड है बबीता जी पे, कोलैटरल इवेंट है बबीता जी, ठीक है। अगर इसी केस में अगर बबीता जी अय्यर से डाइवोर्स ले ले किसी भी तरह से तो ये भी इवेंट हो सकता है ना। अगर अय्यर से डाइवोर्स लेके जेठालाल से शादी कर ले तो वो तारक मेहता जेठालाल को 1 करोड़ का लोन दे देगा। तो ये अपना बात कर रहा था फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन पे। अपना 4th पार्ट है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ये वही एग्जांपल है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 32 में हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और अंडर सेक्शन 33 में नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इसमें बात कर रहा था जो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में वो सिप का आना, ठीक है, सिप का आना, तो बैंक उसको लोन ग्रांट करेगा, जिसको? विनोद को। और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में क्या था? इंश्योरेंस कंपनी उसको डैमेज क्लेम देगा, इंश्योरेंस कंपनी डैमेज क्लेम देगा विनोद को जब वो इवेंट नहीं होगा, मतलब वो सिप डूब जाएगा। तो यही वाला बात करता है अपना अंडर सेक्शन 35 में हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम। मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम कहने का मतलब है जो वो स्पेसिफाइड टाइम जो विनोद ने सेट करके रखा था 1 साल, वो 1 साल के भीतर अगर सिप आ जाता है तो बैंक उसको लोन ग्रांट करेगा, और अगर 1 साल के भीतर सिप डूब जाता है तो बैंक ग्रांट नहीं करेगा और इंश्योरेंस कंपनी उसको डैमेज क्लेम देगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब इसमें टाइम स्पेसिफाई कर दिया जो 1 साल का पीरियड। लेकिन अगर 1 साल पीरियड का खत्म होने के बाद 1 साल 1 दिन भी अगर ज़्यादा हो तो उसको ना ही बैंक लोन ग्रांट देगा, लेकिन उसको, और ना ही इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 1 साल के भीतर अगर तेरा सिप नहीं आता है तो मैं तेरे को इंश्योर करूँगा, क्लेम दूंगा। तो इस केस में डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। 5th वन और लास्ट पार्ट अपना इम्पॉसिबल इवेंट्स जो कवर्ड है अंडर सेक्शन 36 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल इवेंट्स डिपेंड करता है। इम्पॉसिबल इवेंट्स उस पर डिपेंड करता है, वो भी कोलैटरल है, मतलब सेकेंडरी कंडीशन है, किसी चीज़ पे डिपेंड करेगा, पर ये इवेंट हमेशा वॉइड होगा। वॉइड एब इनिशियो, वॉइड वो चीज़ होता है जिसको हम एनफोर्स नहीं कर सके, जिसको इन्फोर्सेबल नहीं किया जाए, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स हमेशा वॉइड होगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कि अभी आपको मैं अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आने वाला एग्जाम्पल सुन के। देखिए, ये अपना विनोद है, विनोद का उम्र एज 21, ठीक है, और इसकी निब्बी है, 14 ईयर ओल्ड निब्बी। नेम तो देखा ही होगा आपने, 14 ईयर ओल्ड निब्बी, ठीक है, 14 ईयर ओल्ड निब्बी। इसका नाम है क्या नाम रखे इसका 14 ईयर ओल्ड निब्बी का? जैसे कि पापा की परी, है ना, पापा की परी। ये विनोद ने 14 ईयर ओल्ड निब्बी को प्रॉमिस किया, जो मैं तुझे चांद तोड़ के लिया, चांद, सोच रहे, चांद तोड़ के ले आऊँ। 14 ईयर ओल्ड निब्बी खुश, हाँ, मेरा निब्बा कितना अच्छा है, मेरे लिए चांद तोड़ के लेके आ रहा है। तो ये इवेंट का हो ही नहीं सकता कभी, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हमेशा वॉइड होगा। वॉइड एब इनिशियो, मतलब उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये इवेंट क्या हो गया अपना? वॉइड एब इनिशियो। इम्पॉसिबल इवेंट्स हमेशा बात करता है, जैसे कि एग्जांपल ट्रेजर ऑफ फॉर मैजिक, मतलब हम जादू दिखा के कुछ भी चेंज कर दें, इंसान को कुत्ता बना दे, कुत्ता को इंसान बना दे, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इम्पॉसिबल इवेंट्स, मतलब वो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता। नॉन हैपनिंग मतलब हो ही नहीं सकता, उसको इन्फोर्स भी नहीं कर सकते, तो वो हमेशा वॉइड एब इनिशियो होगा। तो ये अपना पूरा डिस्कशन था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हुआ,
वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बच्चों को अक्सर ये चीज़ कन्फ्यूजन होता है, ये कैसे होता है, हैपनिंग किसको बोलते हैं, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट किसको बोलते हैं। तो आप ये वीडियो देख के आपको पूरा कंप्लीट कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगा, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छा तरह से एग्जाम्पल से कोट करके पढ़ाया है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो आप इसे नोट करते जाओ जैसे मैंने लिखा है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि और भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट्स मिलते रहें। और आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए जैसे कि ये टॉपिक का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है सिवाय कॉमर्स क्लासेस, उस पर आप ज्वाइन कर लो, और उस पर मैं सारा का सारा नोट्स और सारा अपडेट्स वीडियो के बारे में उसमें मैं डालते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।